हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हुए मैं आप सभी के बीच में आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आए हैं। इसकी चर्चा अब इस वीडियो ये इतिहास का लास्ट वीडियो होने वाला है। और अभी तक जो भी 3 वीडियो या 4 वीडियो जा चुके हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जाकर के आप सभी लोग उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये इतिहास का संपूर्ण इतिहास का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। पूरी कोशिश रहेगा कि इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल एक ही वीडियो में दिया जाए। बहुत से बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो आपको पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से इस पीडीएफ को पा लेना है। या फिर आप सभी लोग कहें तो एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाए और उस पर उस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाए। जैसा आप सभी लोग कमेंट करेंगे, अब उसी प्रकार कार्य करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करते चलें और आपको चीजें उपलब्ध कराते चलेंगे। ठीक है, तो आइए आज आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। और अगर ऐप पर जाओगे तो आप टारगेट टारगेट विद नेहा मैम से ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। और यहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी गई है। ठीक है, पीडीएफ ऑलरेडी डाउन वहां पर डाल दी गई है। आइए आज के इससे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक बने उनके बारे में बातचीत करना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और ये ब्रिटिश राज्य का आपका विदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बातचीत होंगी। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कागा कोलाचेल की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा जी थे। कौन थे? मार्तंड वर्मा जी, नाम याद कर लो इनका। कोलाचेल का युद्ध 1741 में, केवल इतना भी पूछा जा सकता है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, और पिछले वीडियो में पूरी एक एक चर्चा पर चर्चा हम कर रखे हैं। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध में। अगर पूछ लिया जाए वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। कहा गया वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकत में उतरा था? 1498 में। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है तो इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कहा गया पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के काली तट या केरल के तट पर पहुंचा, और वहां के स्थानीय शासक जिसकी उपाधि जमोरिन थी ने उसका स्वागत किया था। तो किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत का समुद्री मार्ग, ऐसा नहीं था कि भारत की खोज किया था, भारत के समुद्री मार्ग की इसने खोज किया था 1498 में। ठीक है, कब? 1498 में। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि भारत में वीओसी है ना, वेरी निकटे आपके उस डिश है कैंपनी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? डचों के द्वारा। किसके द्वारा? तो वीओसी कंपनी का गठन किसके द्वारा? कैंपेनी है ना, वो लोग कंपनी नहीं, जैसे हम लोग साधारण बोलचाल कंपनी कंपनी करते, तो वो कैंपनी कहते थे। कैंपनी का गठन किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा किया गया था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चले, ये आपका छोटा छोटा सा योगदान ही हमें आगे बढ़ाने के लिए काफी होगा। कहा गया भारत में वीओसी या आपके कहा गया वीओसी का गठन डच द्वारा 1602 ईस्वी में किया गया था। एशिया में सक्रिय प्रारंभिक यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में यह एक प्रभावशाली कंपनी रही है। कौन सी? डच। कहा गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल सम्राट चल रहे थे। कौन? मुगल सम्राट 1600 ईस्वी में। अच्छा, 1600 ईस्वी में शासन किसका था? तो अकबर का था। ठीक है, अकबर का। कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और इस समय मुगल बादशाह अकबर शासन पर था। कौन? अकबर, क्योंकि 1605 तक लगभग रहा। कहा गया सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता कब है? 23 जून 1757 में। कहा गया प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला या आपके सिराजुद्दौला के बीच। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, और इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई।
ठीक है। तो धोखाधड़ी ये लोग बहुत करते थे भाई, है ना, और आज के लोग भी यही करते हैं, है ना, दिन में आपके साथ, रात में किसी और के साथ, रात में किसी और के साथ, दिन में आपके साथ। आप समझ रहे हैं ना, आज भी किसी पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता है, फिर भी लोग एक दूसरे पर जान छिड़क रहे हैं। भाई खुद पर विश्वास रखो, पढ़ाई करो बढ़िया से कायदे से, और इस पढ़ाई पर विश्वास रखो। ये ही है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को, डेट भी याद रखना है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच? तो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। कहा गया इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो प्लासी के युद्ध में हराया था। किसमें? प्लासी के युद्ध में 1757 में हराया था, जो 23 जून 1757 को हुआ था। आगे आते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो 26 लाख रुपए, है ना, 26 लाख रुपए, ठीक है, 26 लाख रुपए। कितने? 26 लाख रुपए। आगे आते हैं, कहा गया बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। किसको दिया? कंपनी को। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर लेकर मुगल सम्राट को दे दिया, और कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। तो कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक कितना दिया? 26 लाख रुपए देने का वादा किया। क्या इतना दिए होंगे? थोड़े बहुत दिन दिए होंगे, फिर उसके बाद काम समाप्त हो गया होगा, क्योंकि वो कंपनी थी ऑलरेडी। आइए, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो अवध, किसके अंतर्गत? अवध। तो बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिए थे। आगे देखते हैं, कहा गया वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली कौन सा? स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया गया था 1612 में। इंपॉर्टेंट है, देखो कनिष्क सहायक में या आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, ठीक है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमस बेस्ट ने किया। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार आपकी निरंतरता भंग हो गई थी, ठीक है। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। सभी लोग प्लीज थोड़ा सा सहयोग करते चले, है ना। आप सबसे छोटी छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा प्यार दुलार दिखाते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक है। आइए, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो आप कहेंगे 1616 में। कब? 1616। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन या स्थापना 1616 में किया। उन्होंने वर्ष 1620 में अपनी फैक्ट्री, आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे ट्रान के बार में स्थापित। कहां पर? ट्रान के बार में स्थापित किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है? तो मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। कहा गया कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है, दूरी पर स्थित है। मैसूर पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। कहा गया ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद की थी? तो आप कहेंगे टीपू सुल्तान ने मदद की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की वहीं पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। कहा गया टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना। कौन से क्लब की? जैकोबिन क्लब की स्थापना। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीत से दूतावासों की स्थापना भी किए थे, ठीक है। अब आगे आते हैं और फटाफट देखते हैं
कहा गया आपके, देखो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम ही लिखा है, तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, तो टीपू सुल्तान को। कब, 1799 में। कहा गया श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतया पराजित हुआ तथा उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अड्यार वंश के, कौन, अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठाया था। किसको बैठाया था, कृष्णराज को बैठाया था। ठीक है, आगे कहा गया श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। किसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस में। कहा गया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 का नेतृत्व ब्रिटिश सेना के खिलाफ मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने किया था। भयंकर प्रतिरोध करने के बावजूद टीपू सुल्तान अंततः हार गया। इसके परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि तथा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए थे, हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि तथा मैसूर के शासक शामिल थे। याद करके रखना। कहा गया किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी, तो आप कहेंगे 1809 ईस्वी में। कब, 1809। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की प्रथम संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी और यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ था। कहा गया बम्बई, बॉम्बे, अब छत्रपति शिवाजी महाराज आपके टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी। कब, 1853 में। अच्छा, किसने चलवाया था, क्या आप बता सकते हैं क्या, किस शासक के द्वारा चलवाई गई थी? वही कमेंट करेगा ना, कमेंट करते चलना जो चीजें आपको आती हैं, जो नहीं आती वो ऑलरेडी यहाँ पर बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं। कहा गया भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम यात्री ट्रेन 1853 में बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। कहाँ, थाने के बीच चलाई गई थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग थे। कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। तो कहा गया लॉर्ड वेरन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर 1774 से 1785 ईस्वी तक रहे हैं। इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद था द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1784 पारित हुआ था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। कब, 1829 में, राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर के। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून पारित किया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब, 1829 में। ठीक है, इसी में राजा राम मोहन राय जी ने भी सहायता की थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो पहला तो आपका हैदराबाद, दूसरा कौन था, मैसूर था। दूसरा कौन था, मैसूर था। कहा गया भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत हैदराबाद था 1798 ईस्वी में। ठीक है, और फिर 1800, दूसरा मैसूर था 1799। तीसरा अगर इनके अतिरिक्त तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर रियासतों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। भाई जो जो दिए गए हैं कब कब स्वीकार किए हैं ये याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी,
है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही शासन काल में प्रारंभ की गई थी। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही शासन काल में प्रारंभ की गई। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी में जुलाई अक्टूबर 1805 के कार्यकाल में प्रारंभ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है या कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन के पृथक कर दिया। तो इसने न्याय कहा गया, कर तथा न्याय प्रशासन को क्या कर दिया? पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस कहा गया, कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्य कुशलता के लिए उसने अधिकारियों को घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। काश ऐसा आज के समय पर भी होता ना, घूस उपहार पर आईफोन फलाना ढिमका गाड़ियां दी जाती है ना कि उपहार दे रहे हैं हम आपको। तो इससे क्या हो रहा है? घूस जैसी ही वार्ताएं हो रही है ना। भाई हम ही आप तो पहले आगे बढ़ते ना, कहते हैं हमारा काम कर दो भाई, 100 रुपए की जगह आप 500 रुपए ले लो, बट हमारा काम। तो आप किसका काम कर दिए? घूस का काम कर दिए। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो आप कहेंगे 1856 में हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा उस समय अवध का नाम वाजिद अली शाह था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, उस समय अवध का नवाब कौन था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में किया? तो 1856 में किया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को, तो किसके, तो आप कहेंगे कि इस राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से इसे किया था, हड़प नीति के माध्यम से, है ना। वैसे तो यहाँ पर सही उत्तर राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, क्योंकि कुशासन लगाया गया था, है ना, कुशासन के द्वारा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हड़प नीति के माध्यम से माना गया ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा लो, क्योंकि जो आयोग मानेगा हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कहा गया लॉर्ड 1848 में लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहा, भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। भारतीय रियासतों के प्रति इसने हड़प नीति का प्रतिपादन किया। विभिन्न रियासतों को हड़प नीति के अंतर्गत लिया भी। कौन कौन सी विभिन्न है आइए देखते हैं। तो जैसे सतारा वगैरह है, देखिएगा कौन कौन सी आपकी हड़प नीति के अंतर्गत जाती हैं। तो जब तक आप सभी लोग को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसने नीति के तहत विभिन्न आधार बनाए और आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण पर आधार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अवध में कुशासन एवं अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। डलहौजी की नीति के संदर्भ में इसका उत्तर बी होगा, जबकि आधार के संदर्भ में इसका उत्तर ए होगा। हालांकि आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा माना गया आंसर से बी हड़प नीति के द्वारा। तो आप हड़प नीति मानेंगे, हमने दोनों चीजें आपको बता दी। कहा गया जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद चले गए थे। कहाँ? इलाहाबाद। ठीक है, कहा गया जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी कहा गया पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल है। तो भारत का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का आरंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों में आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक का वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे ये निश्चित किया जा सके किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के कागज आपके सुपुर्द किया जा सकता है। कहा गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। किसके? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर
ने अथक प्रयत्न किए। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू कर दिया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध बनाया गया। आगे देखो, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के समय में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, है ना, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में होने वाली असुविधा को बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखियां भी बांधी, ठीक है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन रहा। कौन रहा? लॉर्ड कर्जन रहा। कहा गया ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1909 में आता है। कहा गया लॉर्ड कर्जन के स्थान पर 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया आपका सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखते हैं और अगले प्रश्न पर आप आते आते तब तक क्या करेंगे? सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ये आपकी ऑन ड्यूटी होनी चाहिए। चलिएगा, फिलहाल तो वीडियो कैसी लगती है ये भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। कहा गया जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस? तो 1909 का है। कब का? 1909 का है। कहा गया किसने बंगाल की स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया। तो कहां पर शुरू की गई थी? बंगाल में। ये प्रश्न अभी आरओ में मिलान करने के लिए आया था, ठीक है, कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल या बिहार ऐसे करके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो देखो आपके स्थायी बंदो महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, लेकिन दस्तक नहीं थी। थोड़ा सा सरल सा क्वेश्चन बन गया, दस्तक। कहा गया भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त या इसी को जमींदारी प्रथा कह दिया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त। कहा गया दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर करके बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक कहा गया परिपत्र था, जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। आगे देखो, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहां पर शुरू की गई थी? बंगाल एवं बिहार में शुरू की गई थी। कहां पर? बंगाल एवं बिहार में शुरू की गई। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल एवं बिहार में की गई। इसी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रारंभ किया था। स्थायी बंदोबस्त को ही कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कॉर्नवालिस कोड कब शुरू किया गया, तो 1793 में, या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों के बीच भूमि राजस्व को लेकर किया गया एक समझौता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया महालवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये मतलब मिलान के लिए 4 आए थे, तो महालवाड़ी भी थी, स्थायी बंदोबस्त थी। आइए, कहा गया महालवाड़ी प्रणाली संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रांत एवं बरार तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इसके वर्तमान कहा गया इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल था, जिसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महल के साथ स्थापित की जाती थी, ठीक है। आगे देखो, अगला है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा बना था 1848 में। कहा गया लॉर्ड डलहौजी आपका 1848 से 1856 व्यवगत सिद्धांत या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित रियासतों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय सबसे पहले किसको? सतारा, फिर जैतपुर और संभल एक साथ आपके
1849 में, 1849 में ही पंजाब को भी किया था, बघाट को भी, है ना, 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, याद करो। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन बना? सतारा बना था। निम्नलिखित में से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? अवध को कहा था। किसको? अवध को कहा था। ठीक है, ये इनका कथन है, याद करके रखें। तो 1851 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया, और फरवरी 1856 में अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? कुशासन के आधार पर। चलिएगा, आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलेंगे ना। आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कागज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे। कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन रहे। कहा गया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। कहा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। आपके कहा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया है। ठीक है, बीपीओ। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर था? तो सी राजगोपालाचारी। देखो आपके पेट में अब फिर से पूछा गया। ठीक है, कहा गया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सिरिल रेडक्लिफ, इसीलिए इस रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। ठीक है ना। अब आपको कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान भारत से कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। सभी लोग कमेंट किया करें जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे आते हैं। आगे कहा गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में। कहा गया आपके जॉर्ज बार्लो 1805 या 1807 ईस्वी के कार्यकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक और चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। कहा गया मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 से। कब से? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी 20वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री द्वारा तीसरी नेटिव आपके कहा गया कैवेलेट्री रेजिमेंट की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इंकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया था। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह, 1857 के सिपाही विद्रोह। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा जल्दी से, है ना, किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो किसके द्वारा? एनफील्ड। ठीक है, एनफील्ड के द्वारा। ठीक है, कहा गया 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोगों को माना जाता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही आपके ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया
और इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना हुआ करता था। जैसे आप सभी लोग गांव में सेल वगैरह देखे होंगे ना, कि उन सेलों को दांतों से खींचना होता है, फिर वो उनका रेड रेड कलर, तो उसी तरह यहाँ पर कारतूसों को भी खोलना हुआ करता था। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आते हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो कहा गया दांतों से खोलना पड़ता था। और इस बीच ये अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 की विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ है? सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1857 में शुरू हुआ था। कब? 1857 में। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन से आरंभ के साथ हुआ था। क्या हुआ था? आरंभ के साथ। कहा गया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कौन थी? लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व आपकी ब्रिटिश कादिर खान की मां थी, है ना। इन्होंने लखनऊ या अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध के विरासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो बेगम हजरत महल थी, है ना। यहाँ पर बाकी और किसी का नाम नहीं है, इस वजह से। बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की तो ग्वालियर के सिंधिया, अवध के बेगम हजरत महल, बाकी तो सब हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिकंदर, ये सब तो मठाधीशी की तरह बैठे रहे, है ना। क्योंकि इनको क्या मिलता था भाई? इनको पैसे वैसे मिल जाते थे। जैसे आज भी कुछ लोग किसी चीज के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग उसी चीज के समर्थक होते हैं, है ना। तो एक एक सिक्के के दो पहलू होते, उसी तरह पहले भी भारत हुआ करता था। आइए, कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थी। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल व फूल व चपाती था। तो कमल फूल, कमल का फूल और चपाती थी। ठीक है, इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था ना, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक नेता या एक तात्या टोपे या इन्हीं को तांतिया टोपे, जो 1859 में फांसी दे दी गई थी। तो कहां पर? शिवपुरी पर। ठीक है, शिवपुरी पर। शिवपुरी कहां पर होगा ये कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर हम कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर व नर्मदा क्षेत्र पर खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला पद्धति का संचालन किया। इस वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उन्हें एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण उन्हें पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे। कानपुर में नाना साहब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब का वास्तविक नाम आपके धोंदो पंत था। और 1857 के प्रमुख नेता कौन कौन केंद्र एवं उनके नेतृत्व करता? जैसे दिल्ली में जनरल बख्त खां थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थी, ग्वालियर में तात्या टोपे जी, बिहार में आपके कुंवर जगदीश सिंह या इसी को जगदीशपुर भी कहा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जी थी। कहा गया कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे नाना साहब ने किया था। किसने? नाना साहब ने किया था। आगे देखते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, देखेंगे। कहा गया 1807 कौन निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो आप क्या कहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये इसका परिणाम निकला था। तो 1857 के विद्रोह का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जाना। ठीक है, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने
भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को घटा दिया तथा यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ा दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र जी थे। कौन थे? बाबा रामचंद्र जी थे। तो अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो आपके नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। ठीक है, कहाँ से चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। अगला अब आपका टॉपिक आता है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये वीडियो आपका इतिहास का लास्ट होने वाला है, तो आप सभी लोग धैर्यता के साथ पढ़ते चले, और यहाँ से आपके हूबहू भी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी लोग अपना अपना स्कोर करिएगा ना, कि आपको यहाँ से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये बताने का भी प्रयास आप सभी साथ में करते चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं आपके। आइए, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? तो हम लोग अब आ गए ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। ठीक है, अब आर्थिक प्रभाव कहा गया। हंटर आयोग ने इसके किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात या बाद में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विशेष विकास पर विशेष जोर दिया गया था। आगे आते हैं, अगला देखेंगे। कहा गया कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं थे, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। कहा गया कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना गया? तो रेलवे को। किसको? रेलवे को। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से रेलवे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से माना, जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन तत्कालीन बंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, आगे 1881 में केसरी अखबार की स्थापना। अब केसरी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक है, और यह समाचार पत्र मराठी भाषा में, एक इन्होंने मराठा भी पत्र लिखा था, है ना। गीता रहस्य भी इनकी पुस्तक है। कौन सी? गीता रहस्य भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, प्रकाशित होता था। तो मराठी और मराठा अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसके साथ ही बंबई से मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार, तो कहा गया स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू। इनके कहा गया इन्होंने इसका संपादन 1919 में अंग्रेजी में किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? तो आप कहेंगे अरविंद घोष ने की थी। किसने? अरविंद घोष ने की थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने नहीं, अरविंद घोष ने की थी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपका शुरू होता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देखेंगे। कहा गया है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, अरविंद घोष किस दल में आएंगे? चलो बताओ, उदारवादी दल, उदारवादी या फिर उग्रवादी, है ना, या फिर आपके उग्रवादी। चलो कमेंट करना है आपको। प्रारंभ किया, यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। वेदों की ओर चलो नारा दिया, तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। तो कहा गया पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम
मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना तो कब किए थे आर्य समाज की? 1875 में। बम्बई, बॉम्बे, मुंबई में की थी। और इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? नाम सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस आओ का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज, तो बॉम्बे में या मुंबई में वर्तमान में, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती में। कब किया? तो 1875 में किया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही से सुमेल नहीं खाते हैं? पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया आपके मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम आपके शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन लगा लो, बी सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप कहोगे बी सही सुमेलित नहीं है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन जी का नहीं है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर सही सुमेलित है। तो फिर ये है किसका? तो पुराने पत्रों का एक समूह, तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। समय का संक्षिप्त इतिहास आपके स्टीफन हॉकिंस। ठीक है। कहा गया आपके मिड समर नाइट्स ड्रीम आपके विलियम शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर? तो कलकत्ता में। ठीक है। कहां पर किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? आप कमेंट करके बताओगे जल्दी से। ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता के पास वेलूर में किया था। कहां पर? वेलूर में। ठीक है, कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है? तो वेलूर मठ में है। कहां पर? वेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में की। वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे कहा गया विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में स्थित। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर या अपने गुरु के नाम पर किया गया था। 1795 से लेकर 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। तो क्या घोषित किया? कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। देखो, कन्या शिशुवध की प्रथा मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के कहा गया आपके बंगालियों में प्रचलित थे, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बंगाल के गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय 1795 ईस्वी में बंगाल विनियमन अधिनियम 21 तथा वेलेज अली के समय 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया। क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे क्या? बोलो भाई, इतनी बात आप में से कितने लोग याद रखेंगे? आगे आते हैं। कहा गया 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिलता जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार बालिकाओं की कम से कम 12 वर्ष की विवाह पर प्रतिबंध लगा कि 12 वर्ष के कम की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कि अब 12 वर्ष तक विवाह नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया 1891 में ब्रिटिश सरकार ने बी.एम. मालाबारी के सहयोग से कहा गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। क्या माना था? विदेशी हस्तक्षेप माना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह रहा, ठीक है। चलिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। कहा गया मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया? तो आप कहेंगे वी सावरकर जी ने किया था। किसने? तो कहेंगे मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतालवी राष्ट्रवादी आपके गिउसेप मैजनी के विचारों के आधार पर की थी। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना किए थे, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 18। निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। क्या करना है? निम्नलिखित का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन राय जी। मिला लो भाई, राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। आर्य समाज तो अभी आपने पढ़ा दयानंद सरस्वती जी ने। सत्य शोधक समाज तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले जी। तो मिलान कर लो, क्या सही उत्तर आएगा? तो 1 का 3, ठीक है। 1 2 5, 3 1 2 5, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी है, अगर नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लो। कहा गया मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने किया था। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने किया था, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में, ठीक है। 1800 कहा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दिए गए प्रश्न में वर्ष का उल्लेख त्रुटिपूर्ण है, जिसमें 1896 के स्थान पर 1897 होना चाहिए, है ना। 1897 होना चाहिए, ठीक है। देखो 1896 के स्थान पर, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सामाजिक कार्य किसके लिए? तो रामकृष्ण परमहंस के लिए, ठीक है, रामकृष्ण परम। तो यहाँ पर 97 लिख लो, 1897 में किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। आगे कहा गया ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो पर्यटन नहीं था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी जरूरत की चीजें स्वयं उत्पादित कर लेते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था, ठीक है। तो क्या हो गया? स्थापित नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि एकदम ये इतिहास का लास्ट चल रहा है ना, और ये लास्ट क्लास भी है इतिहास की, और इसके बाद आपके इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दी जाएगी। तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो बेल आइकन से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आइए, कहा गया कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी तो सबसे पहले किए थे, BKR राव भी थे, RC देसाई भी थे, लेकिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस नहीं थे, या PC महालनोबिस नहीं थे, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं आपके सांख्यिकी विद थे। इन्होंने भारत में के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दादा भाई नौरोजी, VKR राव तथा आरसी देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास भी किया था। कहा गया ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्र पर, है ना, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? तो आप कहेंगे कृषि आएगी। क्या कहा गया? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर। आजादी के समय भारत की लगभग 70 से 75% जनसंख्या गांव में रहती थी, जो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। तो क्या होगा? तो कृषि किस पर आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। 1857 के अलीगढ़ से किसका नाम जुड़ा है? अलीगढ़, है ना, अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम?
तो सर सैयद अहमद खान का, किसका, सर सैयद अहमद खान का जुड़ा है, ठीक है। तो कहा गया है यहाँ पर अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन 1857 के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे और इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों की स्थिति सुधारना था। सर सैयद अहमद का अंग्रेजी शिक्षा व विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित तथा उसे आधुनिकता से परिचित कराना सबसे बड़ा समाज सुधार मानते थे। तो ये थी आज, अब आपकी पूरी इतिहास खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया था तो वो ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया था, पर अब पूर्णतया भारतीय इतिहास भी समाप्त हो चुकी है। तो अब इतिहास का आपका ये लास्ट लेक्चर था और आप सभी लोग लास्ट लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि इसमें विविध होता है, मिसलेनियस से अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्लास कैसी लगती है कमेंट कर दिया करें, कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए वो भी कमेंट कर दिया। अब बहुत से बच्चों ने कहा कि मैम एक लंबे वीडियो बनाइए, तो प्रयास करेंगे अब आपको जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो तो एक ही वीडियो में दी जाए 5-6 घंटे की रिकॉर्ड करके ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, 5-6 घंटे रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दे दिया जाएगा, बस आप उसे पूरा देखने का प्रयास करना। बस इतनी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप उसे पूरा देखिएगा। मिलेंगे आपके अगले वीडियो में भारत का भूगोल लेकर के, तो उस पर आपसे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।